फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम वीकली टॉप 60 क्वेश्चंस लेके आए हैं। 31 मई से 6 जून तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी डिटेल्स जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली टॉप 60 क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, सी आंसर सही है हमारा 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। पहली बार 7 अप्रैल 1988 में मनाया गया। WHO की वर्षगांठ पर 7 अप्रैल 1988 में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और इसे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। साथ ही बता दें कि इसकी थीम क्या है, 2020 की थीम क्या है? वर्ल्ड नो टोबैको डे की 2020 की थीम है, युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना, ये इसकी थीम है। और साथ ही WHO के द्वारा तंबाकू प्रसार को रोकने के लिए टोबैको एक्सपोज्ड अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, और महानिदेशक है टेड्रोस एडानम। ठीक है, तो ये तो था WHO के बारे में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं 1 जून को। बी आंसर सही है हमारा, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे पहली बार मनाया गया 2001 में। ठीक है, 2001 में वर्ल्ड मिल्क डे पहली बार मनाया गया, 1 जून 2001 में पहली बार मनाया गया। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी स्थापना की थी। वर्ल्ड मिल्क डे की स्थापना किसने की? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने। और 2020 की थीम है वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ, इसकी थीम है। और साथ ही बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है, डी आंसर सही है, 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। और 2012 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार मनाया गया। 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है, और 2012 में इसे पहली बार मनाया गया किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। बी आंसर सही है हमारा, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को, और पहली बार इसे 3 जून 2018 में मनाया गया। कब मनाया गया? पहली बार इसे 3 जून 2018 में मनाया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया 2018 में। और साथ ही बता दें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस, और इसकी मुख्यालय है न्यूयॉर्क, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसका डी आंसर सही है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में इस स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। इसके बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है प्रकृति के लिए समय। ओके दोस्तों, ये तो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पोर्टल www.ai.gov.in का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है, रविशंकर प्रसाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पोर्टल www.ai.gov.in का शुभारंभ किया।
और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी, कानून और संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का शुभारंभ किया। और इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय और आईटी उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईटी उद्योग का नेस्कॉम संयुक्त रूप से मिलकर इस पोर्टल को चलाएगा। और रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ का भी शुभारंभ किया। इस जो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारे देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना, जिनसे उन्हें उनके भविष्य के डिजिटल रूप से तैयार करना, उन्हें उनके भविष्य के लिए एक डिजिटल रूप से तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ का शुभारंभ किया। किसने किया? रविशंकर प्रसाद ने। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल www.ai.gov.in का शुभारंभ भी रविशंकर प्रसाद जी ने किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट माई लाइफ माई योगा का संचालन किस संस्थान के द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर है बी आंसर सही है, सी आंसर सही है हमारा, ए और बी दोनों। माई लाइफ माई योगा इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। क्या है? वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। माई लाइफ माई योगा का संचालन आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 मई 2020 को मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। और पीएम मोदी के मन की बात के दौरान यह प्रतियोगिता के शुभारंभ किया गया। क्या है इस प्रतियोगिता का नाम? मेरा जीवन मेरा योग। और एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है जिसमें यह प्रतियोगिता 21 जून 2020 को मनाए जाने के लिए वाले 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। और इस प्रतियोगिता में पूरे विश्व से कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 3 मिनट का एक वीडियो अपलोड करना होगा। और प्रतिभागियों को यह संदेश भी शामिल करना होगा कि इन योग अभ्यास से उनके जीवन में कैसे प्रभावित हुए। ओके, और इस प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपये का पहला पुरस्कार है, 50,000 रुपये का दूसरा और 25,000 रुपये का तीसरा पुरस्कार दिया की घोषणा की गई है। ठीक है, और 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कब से? 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और मेरा जीवन मेरा योग क्या है? मेरा जीवन मेरा योग, इसके संचालन किस संस्थान के द्वारा? आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट माई लाइफ माई योगा इसका संचालन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है? ओके, यह है डी आंसर सही हमारा, सिंगापुर की पहल है। सिंगापुर ने कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन की पहल की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सोडार लॉन्च किया है? इसका आंसर है गूगल ने। ए आंसर सही है, गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सोडार लॉन्च किया। गूगल ने एक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सोडार पेश किया है जो कि फ़ोन के कैमरे की मदद से यूज़र के चारों ओर 2 मीटर का एक वर्चुअल रिंग तैयार कर देगा, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करने में काम आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? इसका आंसर है रूस। डी आंसर सही है, रूस ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया। किसने? रूस ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन एआई डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग से लैस किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इस पोर्टल का नाम है, डी आंसर सही है, चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन एआई डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस
चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और चैंपियंस यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, इस चैंपियंस का फुल फॉर्म है। और चैंपियंस देश का पहला ऐसा पोर्टल है जिसे भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी CP ग्राउंड से जोड़ा गया है। ठीक है, और चैंपियंस का फुल फॉर्म एक बार बता देते हैं, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, इस यह चैंपियंस का फुल फॉर्म है। और MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक से लिए अल्पकालिक कर्ज को चुकाने के लिए समय सीमा कब तक बढ़ा दी? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक से लिए अल्पकालिक कर्ज को चुकाने के लिए समय सीमा को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी है। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। किसके द्वारा? सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और साथ ही बता दें कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। यह सेक्टर है प्रतिभूति बाजार और मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। और भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1988 में। सेक्टर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। उद्देश्य से है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एजेंसी के कार्यकारी अधिकारी हैं संजीव रंजन जी, जो कि अध्यक्ष हैं। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में रेहड़ी विक्रेताओं के लिए किस माइक्रो क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है रेहड़ी विक्रेताओं के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना की। ठीक है, रेहड़ी विक्रेताओं के लिए PM स्वनिधि माइक्रो क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई है। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों को रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। PM स्वनिधि योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। ओके, और केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और उद्योगों के लिए मुद्रा शिशु ऋण शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत एक वर्ष में 2% की ब्याज के लाभ के साथ लगभग 1 लाख कंपनियों को ऋण का लाभ मिलेगा। ये जो PM स्वनिधि योजना है, एक लोन देने की व्यवस्था है। किसके? रेहड़ी पटरी वालों और ठेले में जो सामान बेचने वाले रोजगार देने के लिए, उन लोगों को रोजगार देने के लिए एक लोन की व्यवस्था की जाती है। इस किसके द्वारा? PM स्वनिधि योजना के द्वारा। ठीक है, और इसमें कुल 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बागवानी फसलों के उत्पादन में संबंधों में 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन रहने का अनुमान है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 320.48 मिलियन टन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? यह देश है ब्रिटेन। सी आंसर सही है, ब्रिटेन के द्वारा ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी की जा रही है। ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई, जिसे भारत सहित 50 से अधिक देशों, व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं ने भाग लिया। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया। साथ ही बता दें कि जो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। ओके, ये तो था ब्रिटेन के बारे में। और ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी करेंगे ब्रिटेन देश। ओके, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और यह एक वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन है। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा,
कोहाला पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन में कौन सा देश शामिल है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, पाकिस्तान और चीन कोहाना पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन में ये दोनों देश शामिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच के 91वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वह देश है, बी आंसर सही है हमारा, दावोस। दावोस शहर विश्व आर्थिक मंच 91वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51 वार्षिक शिखर सम्मेलन द ग्रेट रिसेट थीम के तहत स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया जाएगा। और शिखर सम्मेलन को एक अद्वितीय ट्विन शिखर सम्मेलन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? एक अद्वितीय ट्विन शिखर सम्मेलन। और साथ ही बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई। मुख्यालय है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड और सीईओ है क्लॉस एम श्वाब। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और मुद्रा है स्विस फ्रांक। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने 960 विदेशी नागरिकों के भारत यात्रा करने पर कितने साल के प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें काली सूची में डाल दिया। उनका नाम, सरकार ने 960 विदेशी नागरिकों को भारत यात्रा करने पर 10 साल के लिए प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया है। और साथ ही बता दें कि काली सूची में डाले गए ये विदेशी नागरिक तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल थे। ठीक है, इन्हें 10 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार ने देश भर में कितने शहरी वन विकसित करने की घोषणा की? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 200 शहरी वन विकसित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा और किस समय? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार ने देश भर में शहरी वन विकसित करने की घोषणा की है। कितना? 200 शहरी वन विकसित करने की घोषणा की। और अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग पुस्तिका किस संस्थान के द्वारा तैयार की गई है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, ए बी दोनों। तो इसका आंसर है एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग पुस्तिका एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा तैयार की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में सूचना पुस्तिका कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग की डिजिटल तरीके से लॉन्च किया। और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी एवं यूनेस्को ने नई दिल्ली कार्यालय में यह पुस्तिका को तैयार किया। ओके, इसे तैयार किया है एनसीईआरटी ने और यूनेस्को ने इसे तैयार किया है। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी कौन है? इनका नाम है, सी आंसर सही है हमारा, अक्षय कुमार। अभिनेता अक्षय कुमार फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो सूची बनाई गई है 100 लोगों की सूची है, उसमें उनका नाम है अक्षय कुमार का नाम है, वो 52 स्थान पर है। कितने स्थान पर है? अक्षय 100 लोगों की लिस्ट है ये, फोर्ब्स ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई जिसमें अक्षय कुमार का नाम 52 नंबर पर है, अक्षय कुमार जी। साथ ही फोर्ब्स की 2020 की सूची में 100 हाईएस्ट पेड सेलेब हैं। 5 उनकी जो टॉप 5 में जो लोग हैं उनका नाम है काइली जेनर जो एक मॉडल है वो फर्स्ट नंबर पे है, कानिये वेस्ट एक रैपर है जो सेकंड नंबर पे है, और रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी 3rd नंबर पे है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर 4थे नंबर पर, और लियोनेल मेसी फुटबॉलर 5वें नंबर पर है। ये तो है जो टॉप 5 की लिस्ट है उनकी। और अक्षय कुमार जी 52 नंबर पे हैं। कौन सा नंबर? 100 में 52 नंबर पर है अक्षय कुमार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2020 के लिए फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम है, बी आंसर सही है हमारा, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर
2020 के लिए फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी ये हैं टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर। खिलाड़ियों में, टेनिस खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। ओके, और स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने रिकॉर्ड बनाते हुए नंबर 1 स्थान हासिल किया, और फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करके फोर्ब्स में शीर्ष पर आने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बने। ओके, पहले टेनिस खिलाड़ी बने कौन? रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी है। ओके, और रोनाल्डो और मेसी क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर है, और ब्राज़ील के फुटबॉलर नेमार चौथे स्थान पर है। ठीक, साथ ही बता दें कि इंडिया में जो भारतीय कप्तान विराट कोहली 66वें स्थान पर हैं, और महिलाओं में जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है। महिलाओं में कौन है? नाओमी ओसाका। और क्रिकेटर में इंडियन क्रिकेटर है विराट कोहली, वही 66वें स्थान पर है। और टॉप पर है, जो खिलाड़ियों में टॉप पर है कौन? रोजर फेडरर। ओके, चलिए इतना याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है, महालेखा नियंत्रक आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत तक बढ़ गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 4.6% तक बढ़ गया इसकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लिए पश्चिम बंगाल को चालू वित्त वर्ष में कितने करोड़ रुपए के ऋणों को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, 1050 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। किस पश्चिम बंगाल को चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? किसने? नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और गरीबों के लिए पश्चिम बंगाल को चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दी। साथ ही बता दें कि पश्चिम बंगाल को हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए $145 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। और हाल ही में अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पीएम द्वारा राहत को कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई। कहाँ? पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है, और ये अम्फान तूफान में काफ़ी नुकसान हुआ। अम्फान तूफान के बारे में जान लेते हैं। अम्फान तूफान एक बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ एक चक्रवाती तूफान है, जिसमें अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड रखा है। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये बंगाल की खाड़ी से, और इसका अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने रखा। और जो तूफानों की 64 लिस्ट थी, 64 नामों की लिस्ट थी, उसमें लास्ट नाम है अम्फान तूफान। ओके, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अब ये तो है पश्चिम बंगाल के बारे में। अब नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और इसके जो चेयरमैन हैं GR चितला जी। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कितने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 से 80% बढ़ाने का फैसला किया? इसका आंसर है 14। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 से 80% बढ़ाने का फैसला किया है। और साथ ही बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए अब धान का समर्थन मूल्य बढ़कर 1868 रुपये हो गया है। ठीक है, 68 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। और जौ का समर्थन मूल्य 2620 रुपये प्रति क्विंटल, और बाजरा का 2150 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अलावा रागी, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% बढ़ा दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। MSME में हालिया संशोधन के अनुसार निवेश और टर्नओवर के संदर्भ में मध्यम उद्योग की परिभाषा क्या है? आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 50 करोड़ और एवं 250 करोड़। 50 करोड़ एवं 250 करोड़ है इसके MSME में संशोधन जो हुआ है, उसमें निवेश और टर्नओवर के संदर्भ में मध्यम उद्योग की परिभाषा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, मूडीज ने, इन्वेस्टर सर्विस ने
भारत के सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है, ठीक है। और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए निर्गम मूल्य कितने रुपये प्रति ग्राम तय कर दिया गया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 4,677 रुपये प्रति ग्राम कर दी गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए, ठीक है। निर्गम मूल्य 4,677 रुपये प्रति ग्राम कर दिया गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 में भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक जारी करेगा और सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सोने में निवेश है जो भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ओके, और साथ ही बता दें कि जो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, इसका मुख्यालय है मुंबई और इसके पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख और प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, और शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर हैं। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा iCOMIT अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा iCOMIT अभियान की शुरुआत की गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत किया है? उनका नाम है नितिन गडकरी जी, ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं MSME मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। किसने? नितिन गडकरी जी ने। ओके, राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर को रोकथाम के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान नितिन गडकरी जी ने शुभारंभ किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। EESL और USAID के कार्यस्थलों को स्वस्थ और हरियाली युक्त बनाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, स्वस्थ और ऊर्जा दक्ष इमारत। स्वस्थ और ऊर्जा दक्ष इमारत की शुरुआत की गई किसके? EESL और USAID कार्यस्थलों को स्वस्थ और हरियाली युक्त बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही बता दें कि जो EESL इसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और USAID का फुल फॉर्म है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके, और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड भारत सरकार की एक ऊर्जा सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 2009 में हुई। और USAID यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मुख्यालय है वाशिंगटन DC और एजेंसी की अधिकारी है जॉन बारसा। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1961 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्री के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? ओके, इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, खेलो इंडिया पाठशाला की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? खेल मंत्री के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों को कोचिंग के लिए शुरुआत की गई खेलो इंडिया पहल। और खेल मंत्री किरण रिजिजू और आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने खेलो इंडिया पाठशाला का उद्घाटन किया। इसमें देश भर के युवा तीरंदाजों के कोच और खेल से जुड़े विशेषज्ञ शामिल थे। और इस कार्यक्रम में 21 खेलों में शामिल किया गया है। इसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, काइकिंग एवं कैनोइंग, कबड्डी, पैरा खेल, रोइंग, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती और ऊशु शामिल है। ओके, इस खेलो इंडिया पाठशाला में। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक दूसरे के सैनिकों व अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल हेतु म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ एक दूसरे के सैनिक एवं अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करने हेतु म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की अगुवाई में दोनों देशों के बीच पहली वर्चुअल शिखर बैठक हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए, जिनमें सबसे अहम डील है
MLSM। इसके तहत, इस समझौते के तहत भारत ने अभी तक अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ यह समझौता किया है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो 5वां देश बन गया है, ठीक है। और साथ ही बताते कि अब इस समझौते के बाद भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को ऑस्ट्रेलिया के तेल टैंकर में कहीं भी ईंधन मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज़ों को यहाँ यह सुविधा भारत में देगी, ओके। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और राजधानी है कैनबरा और इसकी जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ओके। चलिए, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का हस्ताक्षर किया किसने? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। इतना याद रखिएगा। चलिए, MHRD और खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने के लिए हाथ मिलाया? वह है 10 खेल, ओके। 10 खेलों को बढ़ावा देने के लिए MHRD और खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली एक विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने के लिए हाथ मिलाया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय कंपनियों को अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन से कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर के विनिर्माण का लाइसेंस मिला है? वह भारतीय कंपनी है तीन भारतीय कंपनी को मिला है। 3 भारतीय कंपनियों को अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने कोविड-19 मरीजों के लिए वेंटिलेटर विनिर्माण का लाइसेंस दिया है, ठीक है। और साथ ही बता दें कि वे भारतीय कंपनियां हैं अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और मेधा सार्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 भारतीय कंपनी हैं जिनको अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन ने कोविड मरीजों के लिए वेंटिलेटर विनिर्माण का लाइसेंस दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, स्पेस एक्स है, ठीक है। स्पेस एक्स निजी कंपनी है जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनी है स्पेस एक्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? ओके, इसका आंसर है सी आंसर सही है, लोलिना बोरगोहिन को बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। साथ ही बता दें कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अर्जुन पुरस्कार के लिए लवलीना बोरगोहिन, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को इस जो अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है? BCCI ने, सी आंसर सही है हमारा, रोहित शर्मा को। BCCI ने रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। साथ ही बता दें कि दीप्ति शर्मा, शिखर धवन और ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। किसे? शिखर धवन, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा को। साथ ही बता दें कि BCCI का निर्माण दिसंबर 1928 में हुई, मुख्यालय है मुंबई। BCCI के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली जी। और राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी और इस पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही बता दें कि ये जो पुरस्कार प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और खेल मंत्री है किरेन रिजिजू, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे, ओके, इतना याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? इसका आंसर है अमित पंघाल, ठीक है। डी आंसर सही है, अमित पंघाल को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 1 जून 2020 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए विश्व रजत पदक विजेता अमित पंघाल और अनुभवी विकास कृष्णन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित किया गया। साथ ही बता दें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए महिला टीम की राष्ट्रीय कोच मोहम्मद अली कमर और सहायक कोच छोटे लाल यादव का नाम दिया गया, ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सीड्स को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कार दिया? ओके, इसका आंसर है ए आंसर सही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीड्स को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस का
और सिट्स का फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पुरस्कार दिया गया। ओके, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक है टेड्रोस एडानम। ठीक है, और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नियुक्त हुए। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार जीता है? उनका नाम है ए आंसर सही है हमारा, कृतिका पांडे ने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार जीता है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है, एम नेत्रा को। एक चेन्नई की है एम नेत्रा, 13 साल की एक लड़की है एम नेत्रा है, उनको यूनाइटेड नेशन ऑफ एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया। क्या? गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है एम नेत्रा को, चेन्नई की है। और साथ ही बता दें कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और प्रमुख हैं अचीव स्टेनर। साथ ही बता दें जो सुमन गवानी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 मिला। ठीक, और विनय बधवार जी को हाल ही में अलेक्जेंडर डेलेम्प्रियल अवार्ड 2019 दिया गया, और सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। कौन? सानिया मिर्जा। किस लिए? फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 को। ओके, और एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया किसके लिए? यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस उद्यमी को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? उनका नाम है, ए आंसर सही है, किरण मजुमदार शाह को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 41 देशों में 46 उद्यमियों के बीच उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, किरण मजुमदार शाह को। और किरण मजुमदार शाह एक भारतीय महिला व्यवसायी, टेक्नोक्रेट, अन्वेषक और बायोकॉन की संस्थापक है, जो भारत के बेंगलुरु के एक अग्रणी जैव वैद्युत प्रौद्योगिक संस्थान है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो सौरभ लोढ़ा को यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 के लिए पुरस्कार मिला, और चन्नी आनंद और मुख्तार खान जी को हाल ही में, और साथ ही यासिन डार को फीचर फोटोग्राफी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे मिला? किरण मजुमदार शाह को। ओके, इतना याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक प्रणाली विकसित की? उसका नाम है, बी आंसर सही है, डीआरडीओ ने हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक प्रणाली विकसित की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ए आंसर सही है हमारा, अरुण सिंघल जी को एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल को खाद्य क्षेत्र नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, और एस गोपाल कृष्णन को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, और राजेंद्र कुमार को गोपाल कृष्णन के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विमानन कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? उनका नाम है, डी आंसर सही है हमारा, वेंकट रमानी सुमंत रमन को इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। चेन्नई के सेरेलिक्स टेक्नोलॉजी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक वेंकट रमानी सुमंत रमन को विमान कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक बनाया,
वह अगले 5 साल के लिए इस पद के लिए नियुक्त हो रहेंगे। ओके, और इंडिगो के सीईओ हैं रोनो दत्ता, मुख्यालय है गुरुग्राम और संस्थापक है राहुल भाटिया, राकेश गंगवान जी। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्पात मंत्रालय में सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है, ए आंसर सही है हमारा, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात मंत्रालय में सचिव पद के लिए नियुक्त किया गया। और इससे पूर्व श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के पद पर तैनात थे। अब उन्हें इस्पात मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला? उनका नाम है, डी आंसर सही है हमारा, आर के चतुर्वेदी ने। यह है आर के चतुर्वेदी को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में पदभार संभाले। आर के चतुर्वेदी सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने से पहले श्री चतुर्वेदी जी संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे। ओके, और आगे का क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इनका आंसर है, सी आंसर सही है, गायत्री ईश्वर कुमार को ब्रिटेन में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया। और वर्तमान में गायत्री ईश्वर कुमार जी वर्तमान में बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपीय संघ की राजदूत हैं। ठीक है, और ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सीबी जॉर्ज। बी आंसर सही है हमारा, सीबी जॉर्ज को कुवैत में राज्य में भारत में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्री सीबी जॉर्ज वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अभी वे स्विट्जरलैंड के राजदूत हैं और अभी अब उन्हें कुवैत में नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, भारत के अगले राजदूत के रूप में कुवैत में सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया। और साथ ही बता दें कि जो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी है, उसकी मुद्रा है कुवैती दिनार और प्रधानमंत्री है साहब अल खालिद अल सबा। ओके, तो याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सुशील कुमार सिंघल। ठीक है, बी आंसर सही है हमारा, सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री सुशील कुमार सिंघल को भारत के उच्च स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू गिनी के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और पापुआ न्यू गिनी की जो ओशियाना का एक देश है, जिसमें राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी कीना और प्रधानमंत्री है जेम्स मार्पे। ओके, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। ओके, सी आंसर सही है हमारा, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और राहुल श्रीवास्तव वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। ओके, और रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, करेंसी है रोमानिया ल्यू और प्राइम मिनिस्टर है लुडोविक अर्बन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के किस निजी सचिव को विश्व बैंक में के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? उनका नाम है, सी आंसर सही है हमारा, राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव टोपनो जी प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं, जिन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। राजीव टोपनो जी को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और साथ ही बता दें कि हाल ही में विश्व बैंक ने हाल ही में अपना मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को नियुक्त किया है। और मुख्यालय है इनका, विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेसिडेंट है डेविस मलपास और सदस्य देश हैं 189 देश। और उसकी उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इनका नाम है पैट्रिक पिचेट। क्या नाम है इनका? सी आंसर सही है, पैट्रिक पिचेट को ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को ट्विटर ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। किसे फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार। सी आंसर सही है हमारा। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड यूरोप में एक देश है और इसकी फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। प्रधानमंत्री है सना मरीन, और सना मरीन दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी हाल ही में, और मुद्रा है यूरो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? उनका नाम है उदय कोटक जी। ठीक है, बी आंसर सही है। उदय कोटक ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। और भारतीय उद्योग परिसंघ के मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। साथ ही बता दें, जो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना फरवरी 2003 में हुई और मुख्यालय है मुंबई, और संस्थापक है उदय कोटक जी। ठीक है, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उदय कोटक जी को। आगे बढ़ते हैं। वाजिद खान का निधन हो गया, वह एक क्या थे? वाजिद खान जी एक गायक और संगीतकार थे। ठीक है, डी आंसर सही है हमारा। गायक और संगीतकार थे वाजिद खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, महान फिल्मकार बासु चटर्जी का 4 जून 2020 को निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? ठीक है, बासु चटर्जी, डी आंसर सही है, दुर्गा फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, जिनका हाल ही में 4 जून को निधन हो गया। ओके, बासु चटर्जी एक फिल्मकार थे जिन्होंने दुर्गा पुरस्कार के लिए दुर्गा फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, और साथ ही बता दें, इसके अलावा उन्हें 2007 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया। वे थे एक गीतकार। ठीक है, सी आंसर सही है हमारा। गीतकार योगेश गौड़ का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों, ये तो था आज के टॉप 60 करंट अफेयर्स, जिसमें हमने उनके बारे में डिस्कस किया, उनके डिटेल्स बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करते बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।